हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वह टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। सबसे पहले आइए हम लोग इसके जो बेसिक सर्किट को समझते हैं। यहाँ पर जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं यह एक म्यूचुअल इंडक्शन का डायग्राम है। इसमें दो कॉइल लगे हुए हैं, एक यह प्राइमरी कॉइल है, दूसरा सेकेंडरी कॉइल है। दोनों कॉइल अपने अपने सर्किट से जुड़े हुए हैं। क्या होता है जब प्राइमरी कॉइल से करंट पास कराया जाता है इस तरह से, तो यह इस कॉइल से होकर के एक टाइम वैरिंग करंट पास होता है। टाइम वैरिंग करंट क्या होता है, तो जो करंट पास होता है विथ टाइम उसका मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो तो उसे हम लोग कहते हैं टाइम वैरिंग करंट। और यह मैग्नीट्यूड चेंज होने से क्या होगा, इस कॉइल में नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो बनेंगे उनकी संख्या बढ़ेगी, जिसे हम लोग कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, इधर इंक्रीज और डिक्रीज। तो हमें करंट को हमेशा चेंज कराना होता है, उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होंगे और यह मैग्नेटिक फ्लक्स अपने पड़ोस वाले कॉइल से भी होकर पास होगा। और जैसा कि हम लोगों ने सीखा था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगर किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते हुए पास होते हैं तो उस कॉइल में भी करंट इंड्यूस्ड होता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर उस कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। तो इस वाले को हम लोग इस गैल्वेनोमीटर में देख पाएंगे कि देयर विल बी डिफ्लेक्शन इफ़ करंट विल पास इन द प्राइमरी कॉइल। अब हम लोग का जो मेन टॉपिक है वह है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड, जो कि हमारा सिलेबस में है एनसीईआरटी का। तो देखिए कोएक्सियल में क्या होता है, तो एक कॉइल को अंदर में रखा जाता है और एक कॉइल क्या होता है जस्ट उसके ऊपर में इस तरह से रोटेट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, एक कॉइल को हम प्राइमरी कह सकते हैं, दूसरे को सेकेंडरी कह सकते हैं। और इस कॉइल में इस तरह इस वाले टॉपिक में हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि अगर हमने इस ब्लू वाले कॉइल से करंट पास कराया तो क्या होगा, इस ब्लू वाले में मैग्नेटिक फ्लक्स बनना शुरू होगा और वह फ्लक्स इस रेड वाले कॉइल से भी पास होगा, जिससे रेड वाले में करंट इंड्यूस्ड होगा और हम कहेंगे कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। और इस ईएमएफ को हमें फाइंड करना है। सेकेंड क्या करेंगे, रेड वाले से हम लोग करंट पास कराएंगे, टाइम वेरिंग करंट पास कराएंगे, जिससे इस रेड वाले में मैग्नेटिक फ्लक्स बनना शुरू होगा और वह फ्लक्स इस ब्लू वाले कॉइल से भी होकर पास होगा, जिससे इस ब्लू वाले में भी ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा और वह ईएमएफ इंड्यूस्ड की वजह से इसमें करंट पास होना शुरू होगा। और हम लोग फाइनली देखेंगे कि जो ईएमएफ इस ब्लू वाले की वजह से रेड में इंड्यूस्ड होता है और रेड वाले की वजह से ब्लू में इंड्यूस्ड होता है, दोनों का एक्सप्रेशन सेम होता है, न्यूमेरिकली दोनों सेम होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है, अभी मैं आपको बताता हूँ, डिटेल में फिर बात करना है, क्योंकि इन दोनों का जो कॉमन एरिया, एक का देख पा रहे हैं A1 इज़ ग्रेटर देन A2 आप देख पा रहे हैं, लेकिन क्या होगा कि इन दोनों का जो कॉमन एरिया है वह A2 ही होगा। जैसा बहुत आसानी से आप समझ पा रहे हैं, इस वाले का जो भी फील्ड लाइन्स पास होगा अगर रेड का, तो वह A2 वाले से जब A2 का निकलेगा तो वह, क्योंकि वह तो उसी के अंदर में ही है, तो इसी एरिया में फील्ड लाइन्स सॉरी पास होता दिखाई पड़ेगा और ये होगा, तो इनका जो कॉमन एरिया होगा वह A2 ही रहेगा। आइए हम लोग सीधे बढ़ते हैं एक्सप्रेशन पर। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं हमें इस तरह से वर्क करना है, हमें फाइंड करना है ईएमएफ। यहाँ पर दो कॉइल आपको दिखाई पड़ रहा है, एक है S1, दूसरा है कॉइल S2, ब्लैक वाला S2 है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि क्या करना है। सर्किट को एक बार समझ लेते हैं। एक S1 कॉइल है इधर और एक S2 है, और इन दोनों कॉइल का जो लेंथ है कॉमन L रखा गया है। एक जो कॉइल रेड कलर का उसका रेडियस R1 है और ब्लैक वाले का रेडियस R2 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारे टर्म्स को हम लोगों ने समझा। और एक देख पा रहे हैं एरिया दैट इज इक्वल टू पाई आर वन स्क्वायर। यहाँ पर पाई R2 स्क्वायर क्यों नहीं बोला गया, तो आपको मैंने बताया कि इनका जो एरिया है जो कॉमन होता है उसी को लिया जाता है, क्योंकि फील्ड लाइंस उस कॉमन वाले पार्ट से ही होकर गुजरते हैं जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। बाहर वाले में ऐसा नहीं होता है। बाहर वाले में करंट, बाहर वाले फ्लक्स वाले तो बाहर से चले जाएंगे, तो क्या उनसे फ़ायदा होगा, उससे करंट इंड्यूस नहीं होगा। इसलिए हम लोग सिर्फ पाई R1 स्क्वायर पर ही बात करते हैं। आगे N1 N2 क्या है, तो ये है नंबर ऑफ टर्न्स। आप देख पा रहे हैं ये जो टर्न्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह से जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं कुछ भी हो सकते हैं, उन्हें हम लोगों ने एक वाले को N1 माना, दूसरे को N2 माना। अब आगे देखिए जो हमें करना है उसको बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। हमें क्या करना है, पहले हम लोग सेकेंड वाले से अगर करंट पास कराते हैं तो सेकेंड वाले कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स बनने शुरू होंगे। अगर वेराइंग करंट होगा तो वेराइंग मैग्नेटिक फ्लक्स बनेंगे और वह फ्लक्स फर्स्ट वाले कॉइल से भी पास होगा, जिससे फर्स्ट वाले कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और उस ईएमएफ को हम लोग फाइंड करेंगे। क्या करना होगा, तो आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट वी पास टाइम वेराइंग करंट I2 थ्रू S2। द मैग्नेटिक फील्ड set up inside S2 due to I2।
I2 करंट पास हुआ है किससे, तो इस ब्लैक वाले कॉइल से जो S2 है, और इस ब्लैक वाले में मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स का पहले हम लोग बात करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और यह मैग्नेटिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन है यहाँ आप देख पा रहे हैं, यह हमें दिखाई पड़ रहा है, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट N2I2। और ये जो एक्सप्रेशन मिल रहा है हमने पढ़ा है चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 12 के ही चैप्टर में। वहाँ पर आपने एक टॉपिक ज़रूर अध्ययन कर लिया होगा, वह टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ। वहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू करेंट पासिंग थ्रू द कॉइल। तो लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर म्यू नॉट आई ना होकर के म्यू नॉट N2I है। तो जैसा कि अभी आप ये रेड वाला देख पा रहे हैं, ये एक सिंगल कॉइल है, सिंगल वाला होता तो ये म्यू नॉट I2 हो जाता, लेकिन ये सिंगल ना होकर के ये कॉइल कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से घुमा हुआ। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, काफ़ी होंगे, और जितने टर्न्स होंगे उतने से उनका अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड सारे वाले सभी टर्न्स बनाएंगे, और उन्हें हम लोग ऐड कर देते हैं। और ऐड करने से अच्छा होगा कि हम डायरेक्टली उसे मल्टीप्लाई कर दें। 1 टर्न होगा तो म्यू नॉट I2, 2 होगा तो 2 इंटू म्यू नॉट I2, 3 होगा तो 3 इंटू म्यू नॉट I2, और n होगा तो N2। सपोज यहाँ पर N2 है गिवन, तो N2 इंटू म्यू नॉट I2, N2 को बीच में रख दिया गया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। और इस N2 का क्या मतलब है, क्या यहाँ पर सिम्बलाइज किया गया है, N2 इज़ नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। हमने बताया था इससे पहले N2 रियल टर्न है, और स्मॉल n2 जो देख पा रहे हैं ये यूनिट लेंथ 1 मीटर के लेंथ पर इतना टर्न है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड देख लिया कि जो सेकेंड वाले कॉइल में पास होता है तो यह मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब हम देखना है कि फ्लक्स क्या बनेगा, और फ्लक्स के हेल्प से हम लोग फैराडेज वाला फॉर्मूला लगा देंगे, EMF दैट इज इक्वल टू -dφ/dt, जिससे हमें EMF मालूम हो जाएगा। तो स्टेप को हम लोगों ने समझ लिया, क्या करना है, पहले मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, उसके बाद फ्लक्स फाइंड कर लेना है, और फ्लक्स के बाद हम लोग EMF फाइंड करेंगे। तो फ्लक्स क्या होगा, देखिए जो करेंट पास हुआ है वह अभी फ़िलहाल के केस में S2 से होकर के मैग्नेटिक फील्ड S2 में बनेगा, और यह मैग्नेटिक फील्ड बनने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, और वह फ्लक्स इस रेड वाले कॉइल से भी पास होगा, क्योंकि वह तो एक ही दोनों एक साथ क्लोज में है, एक दूसरे के अंदर में है, तो उससे भी पास होगा, जिससे इस रेड वाले में भी EMF इंड्यूस्ड होगा। तो हम बात करेंगे कि इसमें जो आपका फ्लक्स बन रहा है रेड वाले में, वह किसके वजह से बनेगा, तो S2 वाले कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड के वजह से बनेगा। तो आगे एकदम ठंडे दिमाग से थोड़ा समझना है। हमने यहाँ पर φ1 लिखा है। φ1 क्यों लिखा है कि ये नंबर 1 कॉइल में बन रहा है जो मैग्नेटिक फ्लक्स, वह किसके वजह से, तो नंबर 2 कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड के वजह से बन रहा है। इसे आप ध्यान से समझिए, इसलिए यहाँ पर B2 लिखा गया है, और B2 इंटू एरिया। तो आपको ज़रूर मालूम होगा फ्लक्स का जो हमने एक्सप्रेशन बताया था, दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू इट्स एरिया। और यहाँ पर N1 का क्या है, तो जैसा कि मैंने बताया कि 1 टर्न के लिए 1 केवल B2A होगा, 2 के लिए 2 से मल्टीप्लाई, N टर्न होगा तो N से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वाले कॉइल का, जिस पर टर्न की संख्या N1 है, कैपिटल N1, तो हमने कैपिटल N1 यहाँ लिख दिया। टोटल फ्लक्स कितने हो गए φ1 का फर्स्ट वाले कॉइल का, तो यह हो गया B2 इंटू A कैपिटल A इंटू N1। यहाँ पर कैपिटल A क्या है, तो यह एरिया कॉमन है दोनों का। और इसके बाद आप आगे इसे हम लोग क्या करेंगे, तो ये यहाँ पर जो हमने B2 का वैल्यू फाइंड किया था अकॉर्डिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, उस वाले वैल्यू को यहाँ पर बैठा देंगे, म्यू नॉट N2I2 देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पर। और ये AN1 तो पहले जैसा है वैसा हम लोग लिख देंगे। उसके बाद हमारा अब वर्क ज़्यादा दूर नहीं है, देखते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विथ रेस्पेक्ट टू कॉइल 2 इज, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विथ रेस्पेक्ट टू कॉइल 2 इज, ये क्या कह रहा है कि फर्स्ट वाले कॉइल में सेकेंड कॉइल वाले के वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। ओके राइट, सो इट इज़ M, जैसा कि फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में स्टडी कर लिया था। हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है, सॉरी मैंने इससे पहले आपको बताया कि EMF फाइंड करना है, नहीं हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है। तो ओके कोई दिक्कत नहीं है, हमें फाइव मिल गया, हम इससे EMF को भी फाइंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन हमें फ़िलहाल फाइंड करना था म्यूचुअल इंडक्शन, तो हम लोग लिखेंगे M दैट इज इक्वल टू φ/I, जो करंट पास हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स फर्स्ट वाले कॉइल में जनरेट हो रहा है किसके वजह से,
तो I2 करंट की वजह से, जैसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, ये phi 1 का वैल्यू सारा यहाँ से उठा करके बैठा देंगे और I2 से डिवाइड करना है। तो I2 से देखिए ये वाला जो I2 आप देख पा रहे हैं ये ख़त्म हो गया है, ये नहीं दिखाई पड़ रहा है। और आपको एक और वर्क यहाँ करना होगा, ये जो आप N2 देख पा रहे हैं इस N2 की जगह आप क्या लिखेंगे, इस जगह पर लिखेंगे ये क्या है N2, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसकी जगह पर आप कैपिटल N2 डिवाइडेड बाई L आप यहाँ पर बैठा देंगे तो आपको एक एक्सप्रेशन दिखाई पड़ेगा जो आपको थोड़ा सा याद करने में आसानी महसूस होगा। एंड इट इज़ म्यू नॉट N1 N2 एरिया कॉमन है डिवाइडेड बाय L। तो यह एक्सप्रेशन हो गया। अब हम लोग M21 फाइंड करेंगे, मतलब अब हम लोग फर्स्ट कॉइल से करंट पास कराएंगे और सेकेंड कॉइल में क्या EMF इंड्यूस्ड होगा। यहाँ हमने देखा कि सेकेंड वाले में करंट पास हुआ, फर्स्ट वाले में ये वाला एक्सप्रेशन हमें मिला म्यूचुअल इंडक्शन का। और नेक्स्ट हम लोग जो वर्क करेंगे, अब हमें क्या करना है कि अब हम फर्स्ट वाले कॉइल में करंट पास कराएंगे तो फर्स्ट वाले कॉइल में ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और यह मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर सर्किट और लॉ के अकॉर्डिंग म्यू नॉट N1 I1 होगा। जैसा हमने अभी किया है जस्ट वैसा ही वर्क करना है हम लोगों को। और आगे यह जो N1 है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आगे देखिए हमें 5 फाइंड कर लेना है। फर्स्ट वाले कॉइल में करंट पास होगा लेकिन वह जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जिसका कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स बनेगा वह फ्लक्स सेकेंड वाले कॉइल से भी होकर पास होगा। और सेकेंड वाले कॉइल के लिए हम लोग लिखेंगे phi2 जैसा यहाँ पर दिखाया जा रहा है। द फ्लक्स लिंक्ड विथ आउटर सोलेनॉइड S2 इज, इसे हम लोग phi2 कहेंगे। और यह फ्लक्स किसके वजह से बन रहा है, तो फर्स्ट वाले कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड के वजह से। तो उससे हम लोग B1 लिखेंगे, एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें मालूम है मैग्नेटिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला ही होता है। और N2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया क्योंकि सेकेंड वाला कॉइल का जो टर्न है टोटल वह N2 है। अब हम लोग को क्या करना है, तो इस B1 वाले वैल्यू को यहाँ बैठा देंगे म्यू नॉट N1 I1 और AN2 जैसा हम लोगों ने देखा है। उसके बाद हमें क्या करना है, तो इस वाले एक्सप्रेशन में ये जो N1 है इसे हम लोग ये वाला वैल्यू बैठा देंगे N1 दैट इज इक्वल टू N1 बाई L, और ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। और आपको याद आ रहा होगा म्यू नॉट N1 N2 AL1 बाई L, ये हम लोग पिछले बार भी इस तरह से निकाले थे। अब लास्ट हमारा वर्क रह जाएगा M21 दैट इज़ द म्यूचुअल इंडक्शन ऑन सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, ऐसा हम लोग देख पा रहे हैं। और जो फॉर्मूला होगा 5/I1, ये जो फ्लक्स बन रहा है सेकेंड कॉइल में और किसके वजह से, तो I1 करंट के वजह से। तो I से डिवाइड कर देंगे I1 से और यह I1 इस वाले I1 को कैंसिल कर देगा और हमें जो एक्सप्रेशन मिलेगा वह म्यू नॉट N1 N2 A/L। और आपको याद आ रहा होगा कि फर्स्ट वाले में हमने जो एक्सप्रेशन देखा था वह एक्सप्रेशन हमें फिर से मिला है और यह एक्सप्रेशन सेम है। तो इससे हम लोग लिख सकते हैं M12 दैट इज़ इक्वल टू M21, और एक कॉमन नाम आप M दे सकते हैं। और हम लोग सीधे कह सकते हैं देयरफॉर म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ अ गिवन कॉइल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A/L। और आप इसको और भी ढंग से चेंज कर सकते हैं, इस N1 N2 को आप स्मॉल n1 n2 के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं, तो आपको इस ढंग से मिल जाएगा। और ठीक है, अगर आप इस एरिया को पायर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में लिखना चाहेंगे तो आपको ये फार्मूला मिलेगा। तो काफ़ी आसान है समझना। और लास्ट में हम लोग इस टॉपिक में ज़रूर डिस्कस कर लेंगे कि यह जो म्यूचुअल इंडक्शन बनता है यह किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो हम लोग फर्स्टली देखते हैं, तो यह फैक्टर नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है, क्योंकि हम लोगों ने जो फार्मूला देखा म्यू नॉट N1 N2 A/L है। तो हम लोगों ने देखा N1 N2 पर प्रोपोर्शनल रिलेशन रहेगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि फार्मूला पर आप याद करिए, यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर एरिया प्रोपोर्शनल साइन दिखाई पड़ रहा है। तो एरिया जितना ज़्यादा होगा, और कौन सा एरिया, तो यह कॉमन एरिया उनका जितना ज़्यादा होगा उतना ही म्यूचुअल इंडक्शन ज़्यादा होगा। सो लार्जर द कॉमन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द टू सोलेनॉइड्स लार्जर विल बी द म्यूचुअल इंडक्टेंस। आगे रिलेटिव सेपरेशन क्या है, तो लार्जर द डिस्टेंस बिटवीन द टू सोलेनॉइड स्मॉलर विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स। उनका बीच का जो डिस्टेंस है ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, और डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स बनेगा। ठीक है, लास्ट है यस रिलेटिव ओरिएंटेशन का मतलब अगर ये दोनों इस तरह से पैरेलल होंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा बनेंगे। ये तो पूरी तरह से नज़दीक है तो ऑलरेडी ज़्यादा बन ही रहा है, लेकिन इनका ओरिएंटेशन अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, अगर ये प्राइमरी कॉइल है यहाँ से जो फील्ड लाइंस बनेंगे कुछ इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ,
तो इनका फील्ड लाइंस आप देख रहे हैं कि कुछ इसी ढंग से पास होगा और वह इस कॉइल के अंदर में नहीं जा पाएगा, जिससे क्या होगा, इस वाले में ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, फ्लक्स नहीं बनेगा, इस वाले एरिया से फ्लक्स नहीं पास होगा, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं होगा। तो यही बात को यहाँ बताया गया है। M इज़ मैक्सिमम व्हेन द इंटायर फ्लक्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल लिंक्ड विद द सेकेंडरी। तो देख रहे हैं दोनों एकदम लिंक्ड है, प्राइमरी सेकेंडरी के साथ लिंक है। दैट इज व्हेन द प्राइमरी कॉइल कम्प्लीटली इन्वेलप्स द सेकेंडरी। इन्वेलप्स मतलब जस्ट उसके अंदर में हो। ओके, सेकेंडरी कॉइल अंदर में हो प्राइमरी के। एंड M इज मिनिमम, अब कम कब होगा, व्हेन टू कॉइल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप देख पा रहे हैं परपेंडिकुलर होगा तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सेकेंडरी में जाएगा ही नहीं, और नहीं जाएगा तो यहाँ पर फ्लक्स नहीं होगा, फ्लक्स नहीं होगा तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि यह जो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है वह नंबर ऑफ टर्न्स पर प्रोपोर्शनल डिपेंडेंस होता है, कॉमन एरिया पर डिपेंड करता है, उनका रिलेटिव सेपरेशन कि दो कॉइल आपस में दूरी पर है या नज़दीक है, नज़दीक होंगे तो अच्छा बनेगा, और रिलेटिव ओरिएंटेशन। तो आज का टॉपिक काफ़ी समझने लायक रहा। चलिए इस टॉपिक को एंड किया जाए, आप लर्न करेंगे। चलिए, थैंक यू।